ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से पाने की उम्मीद जिंदा रख। जब रिजल्ट आया था तब तो रियलाइज नहीं हो रहा था। कोई स्टूडेंट बहुत सारे होपलेस होकर जी बीच में छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जी ऐसा हुआ है। एक पूरे दिन तो देखा ही है, फिर अगले कुछ महीनों पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से मेरा फोकस उतना आ नहीं रहा था। यहाँ की टीम इतनी मेटिकुलस है, इतनी अच्छी है, और स्पेशली आपकी गाइडेंस मोटिवेशन से तो होना ही था, और आपने कहा था इस बार हो और हो गया। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जा तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से पाने की उम्मीद जिंदा रख। इसी उम्मीद को उड़ान देने के लिए आज आप सभी से अवगत कराने जा रहा हूँ इस बार के हमारे स्टूडेंट्स जीआरएफ होल्डर इतिहास सब्जेक्ट में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो साथियों, सबसे पहले स्वप्निल, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू अड्डा परिवार की ओर से। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है जीआरएफ क्वालिफाई करके। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत खुशी हो रही है। मतलब आई एम स्टिल ओवरवेल्म्ड। जब रिजल्ट आया था तब तो रियलाइज नहीं हो रहा था, टुक मी अ डे, कि भाई सिंक इन कर जाए कि हाँ जी सर्टिफिकेट में है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ। बहुत खुशी हो रही है सर। तो क्या बार बार आप सर्टिफिकेट को देख रही थी कि जी सर, ऐसा हुआ है। एक पूरे दिन तो देखा ही है, फिर अगले दिन भी दोबारा एक बार क्रॉस चेक किया कि कुछ चेंज ना हो गया और रात में शायद मुझे ही गलत दिख रहा हो, जी, बट नहीं, हो गया। अब वो फीलिंग सही है। मुझे ये बताइए कि जीआरएफ या नेट की जो जर्नी है, जी ये किस तरह का जर्नी है? मतलब कोई स्टूडेंट बहुत सारे होपलेस होकर जी बीच में छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जी उस कंडीशन में क्या ऐसे चीज़ों का सामना आपने भी किया है? जी सर, ऐसा हुआ है। और जैसे कि हमारा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे लेंदी सब्जेक्ट है। जी, अब उस सब्जेक्ट की तैयारी सिर्फ 4 मंथ्स के स्पैन में करना मुश्किल है। आपको ये पहले से समझना पड़ेगा कि अगर आप हिस्ट्री में करना चाह रहे हैं नेट, तो आपको 6 मंथ्स का तो मार्जिन लेकर चलना ही चलना है, क्योंकि उसमें 5 पोर्शन है: एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, अब सिनेमाटोग्राफी भी आ गया है, हिस्टोरियोग्राफी भी आ गया है। जी, तो उस वजह से हमको टाइम भी चाहिए, और सिर्फ यही नहीं कि पूरे दिन आप पढ़ते भी रहें, आपको रिक्रिएशन की भी ज़रूरत होती है ताकि आपका माइंड रेस्ट में भी आए, आप मतलब उसको री एनर्जाइज कर सकें और फिर नेक्स्ट डे के लिए पढ़ सकें। तो मैंने भी वही किया था। मैंने पहला अटेम्प्ट जून 2023 में दिया था, बट वो जी। मेरा ट्रायल अटेम्प्ट था, और इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि कुछ महीनों पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से मेरा फोकस उतना आ नहीं रहा था। फिर भी मैंने उनके डिमाइज के 2 महीने बाद ही किताबें उठा ली थी। मैंने अपना कोशिश की थी कि हो जाए, बट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अड्डा 24/7 को जॉइन किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ मैं लैक कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ की टीम इतनी मेटिकुलस है, इतनी अच्छी है, और स्पेशली आपकी गाइडेंस मोटिवेशन से तो होना ही था, और आपने कहा था इस बार होगा और हो थैंक यू, गया। थैंक यू। कहते हैं ना, कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। सिचुएशंस कैसी भी हो, आप किसी भी परिस्थिति से जूझ क्यों नहीं रहो, आप अगर मेहनत करते हो तो सफलता आपकी कदमों को चूमता है। जैसा कि अभी स्वप्निल से हम बात भी कर रहे हैं कि इनकी सिचुएशंस कितनी बुरे हालत से, किसी के घर में देहांत हो जाने के बावजूद भी इन्होंने अपने कर्तव्य को कंप्लीट रूप से निर्वहन किया। कंटिन्यू मेहनत निरंतर करते। कहते हैं ना कि कोई भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको लगना पड़ता है, और लगने के बाद जब सफलता हाथ लगती है ना, उसकी आनंद, उसकी खुशी आज स्वप्निल के चेहरे पे झलकता हुआ दिख रहा है। तो मैं और भी, स्वप्निल, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुआ? जी सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से कंप्लीट किया है, एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट उस बैच मुबारक में। हो। जी, आई वाज ऑन 100% स्कॉलरशिप थ्रू आउट द 3 years। जी, उसके बाद मुझे बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हो गया था, एंड जी, ही वाज वेरी क्रिटिकल। जी, इवेंचुअली कैंसर जो है वो, आपको पता ही है, वो ख़त्म तो होता नहीं, स्प्रेड आउट करता ही है। जी, जी, तो क्रिटिकल होती गई सिचुएशन, तो बीच में थोड़ा पढ़ाई को स्टॉप देना पड़ा, बिकॉज आई हैड माई प्रायोरिटी स्ट्रेट कि पहले जी, पापा हैं, बाकी कुछ और है। जी, फिर उसके बाद जब चीज़ें थोड़ा बहुत स्टेबल हुई, देन आई वेंट फॉर मास्टर्स, एंड मैंने अपना एमए जो है इग्नू से किया है। जी, और उसके बाद मैंने नेट की तैयारी शुरू की थी जी, 22 एंड से, ओके। 2022 एंड से।
मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि आप कहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं ये मैटर नहीं है, जी सर। मैटर ये है कि किस कंटेंट को पढ़ के आप क्वालिफाई कर रही हैं। जी सर। आज आप जेआरएफ हैं, आगे आप अपना जर्नी कैसा देखना पसंद करती है या क्या चाहती है आप अपनी ज़िंदगी में? सर अब क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है तो पीएचडी करना चाहती हूँ किसी बहुत अच्छी जगह से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सीवी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने, और क्योंकि मैंने अपना एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जी, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट। एंड मैंने हमेशा से देखा है एक प्रोफेसर को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फॉर्म में मेरे लिए तो माना जाता है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि मैं अपनी जो नॉलेज है वो और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ, ये देख सकूँ कि वो आगे मेरी वजह से भी सक्सेसफुल हो पाएँ, एक एग्जैक्टली नाम बना पाएँ। एग्जैक्टली। मतलब आगे आपका चाह है कहीं ना कहीं कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जी सर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके ओके। थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट तैयारी के ड्यूरेशन में जब जी। तैयारी कर रहे होते हैं उस समय ऐसा लगता है कि यार छोड़ देते हैं। जी। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे कैंडिडेट क्या ऐसा आपने भी सामना किया इस चीज़ का? जी, मैं बहुत ऑनेस्टली अपने पॉइंट्स आपके सामने रखूँगी। सर मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मेरा बार-बार ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर सर प्रेशर बहुत तरीकों के थे। जी, फैमिली इश्यूज़ भी थे, पर्सनल भी थे, और ऐसा होता है ना सर, जब आप अपने वर्स्ट फेज़ में होते हैं तो कई लोगों के ट्रू कलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जी, वो भी मेरे साथ हुआ। जी, तो सर जब माइंड में इतने सारे प्रेशर हैं और उसके साथ एक प्रेशर है एक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने का, कुछ कर दिखाने का, जी, क्योंकि मैं आर्ट्स से हूँ, तो जी, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसा जिसकी वज़ह से मैं एक जॉब के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ, जी, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मेरे साथ ये तो हो रहा था कि ब्रेकडाउन बहुत हो रहा था, क्योंकि ऐसा हो रहा है हर 6 महीने में जो है नेट अपना लेवल बढ़ा रहा है जी, और ज़्यादा चीज़ें टफ़ होती जा रही हैं, सिलेबस भी बड़ा होता जा रहा है। जैसे इस बार मैंने ये देखा कि दिसंबर 2023 के पेपर्स जो आए थे, उसमें पेपर 1 जो था, वो जी, स्लाइटली ऑन द टफ़र साइड था। कुछ जी, कॉन्सेप्ट्स ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में भी। तो सर वो था मेरे साथ कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत ब्रेकडाउन हुआ, बट मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट इतना ज़्यादा था, मेरी मदर का, मेरे अंकल का, एंड ऑफ कोर्स माय बेस्ट फ्रेंड, जिन्होंने मुझे, मैं बहुत बार ब्रेकडाउन हुई, बहुत बार रोई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ, बंद भी कर दी किताबें कि नहीं हो रहा है, बट दे वर ऑलवेज देयर टू लिसन। क्योंकि मैं यही एडवाइस दूंगी स्टूडेंट्स को भी कि मन में जो भी बात है आप कहिए, उस चीज़ को आप मन में मत रखिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रखेंगे आप और ज़्यादा सोचेंगे। ओवर थिंकिंग एक बहुत कॉमन सी चीज़ है एक एस्पिरेंट के लिए, और सबसे कॉमन सवाल सबके मन में ये होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली, मेहनत जब आप उतनी करते हो जी, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आए। तो ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हर गवर्नमेंट एग्जाम का एस्पिरेंट ये क्वेश्चन करता ही है कि होगा कि नहीं होगा। मैंने आपके साथ भी बहुत बार पूछा, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, घर पे भी यही चीज़ चलती रहती थी। अगर आप कर रहे हैं यूजीसी नेट की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, अगर करना चाहते हैं इनकी तरह जेआरएफ क्लियर, तो आज ही इनरोल करें हमारे किसी भी मेगा पैक में। इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो सर एक वो फैक्टर है कि पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। जी, उन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया, उन्होंने कहा होगा और ज़रूर होगा, बस काम करो अपना, ज़्यादा सोचो मत। एंड फाइनली हुआ जाके। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, हुआ। एक चीज़ और होता है कि नेट का सिलेबस जो है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जी। सिलेबस बहुत बड़ा है जी। और सिलेबस में 2 सेक्शंस भी हैं, पेपर 1 और पेपर बिल्कुल, 2 है। बिल्कुल। तो पेपर 1 को आपने कैसे किया था? सर पेपर 1 में एक्चुअली मुझे बेनिफिट कुछ चीज़ों का इसलिए मिला क्योंकि उसमें एक आईसीटी टॉपिक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब मैंने वो अपने स्कूल में 2 साल मल्टीमीडिया पढ़ा हुआ था, तो आई वाज़ वेल अवेयर कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसमें एक पोर्शन है नंबर सिस्टम का, जो जी, कि आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सॉल्व करना आता है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं तुरंत। ओके, तो मैंने उस पे फ़ोकस किया, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो पीवाईक्यूज़ में रिपीट हुए ही हुए हैं। जी, और पेपर 1 को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पीवाईक्यूज़ के गो थ्रू होइए और उसमें ये देखिए कि क्वेश्चंस किस पोर्शन से आ रहे हैं। समटाइम्स एनटीए जो है टेक्स यू बाय सरप्राइज, कि जो जी, एरिया से पूछा नहीं वहाँ से भी उठा के अच्छा, ले आए। जी, और अब तो सर ऐसा भी हो रहा है कि वो 5-5 क्वेश्चंस पर टॉपिक वाला सिस्टम भी चेंज हो गया, कहीं से जी, ज़्यादा भी होता है, कहीं से कम भी एग्ज़ैक्टली, होता है। तो मैंने फोकस बेसिकली किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत ही ईजी आता है, वो तो आप निकाल ही जी, लोगे। मैंने फोकस किया था आईसीटी पे। मैंने उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, और हाँ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, जी, ये बहुत ज़्यादा 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं। आपको मार्क्स दिला देता है। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल आपको मार्क्स देते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। उसमें ऐसा तो होता नहीं कि कुछ ऐड ऑन हो जाए या कम हो जाए, जी, वैसे का वैसा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथमेटिक्स का, देन यू आर गुड टू गो।
और मुझे एज एक्चुअली मैथमेटिक्स की वजह से ही पेपर 1 में मिली इस बार। ओके ओके। जी। एक चीज़ और कि स्टूडेंट्स के जहन में ये रहता है कि 10 यूनिट है, जी। कितना यूनिट कर ले कि हमारा अच्छा स्कोर हो जाए। ये अक्सर स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन सवाल रहता है जी। कि सर 10 यूनिट है, कुछ ऐसा है कि रिसर्च वाला पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, जी। तो क्या क्या कर ले कि मेरा इतना हो कि क्वालिफाई कर जाऊँ मैं मार्क्स। जी। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? सर मैंने तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान 8 चैप्टर्स पे फोकस किया मतलब था। 8 यूनिट पे? 8 यूनिट्स पे, करेक्ट। ओके अब मुझे बेनिफिट हिस्ट्री की वजह से हायर एजुकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत मिल गया, ओके। क्योंकि वो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं हाँ। किस तरीके से इंस्टीट्यूट्स डेवलप हुए, क्या क्रोनोलॉजी है, कौन कौन उसके हेड थे, कैसे क्या हुआ, तो उसका एक नॉलेज थी। और जहाँ तक पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात है, वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे बेस्ड आता ही आता है। जी जो भी रिसेंट न्यूज़ में चेंजेस हुए हैं या कोई ऐसी डिजीजेज हैं या कोई ऐसे वायरसेस हैं, उनका जिक्र अगर है और आप करंट अफेयर्स में रहते हैं, आप अपने आप को टचअप रखते हैं उससे, तो फिर आपका सही हो जाएंगे। 2 टॉपिक्स तो कहीं नहीं गए, वो तो हो ही जाने। फोकस सर बाकी 8 पे होना ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च भी कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड है। रिसर्च Exactly. में भी मैं कहूँगी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं जी, समझने के लिए, हाँ। लेकिन मेन फोकस आप रखें मैथ्स। मैं फिर बोल रही हूँ मैथ्स, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं। ये हकीकत ये है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि स्कोरिंग यहीं से है, मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे फंसते हैं जाके। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट इतिहास की, जिसमें आप 10 से 12 यूनिट देखने को मिल जाता है। हालांकि है तो 10, लेकिन एलिबोरेटेड फॉर्म में देखूं मैं तो 12 यूनिट तक पहुंच जाता है। जी। तो उसमें बच्चों का अक्सर सवाल होता है कि क्या क्या करना है, ये नहीं, क्या चीज़ छोड़ना क्या है, छोड़नी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी क्या जी। छोड़ दे तो मतलब वो जेआरएफ कर जाए। सर देखिए, मैंने तो अपनी प्रिपरेशन में ये कोशिश की थी कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि जी। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्योंकि लेंथ इतनी है, तो आपको पता नहीं होता कहाँ से क्या आ जाए, और कोई ऐसा वेटेज तो है नहीं कि भाई 10 क्वेश्चंस यहीं से आने हैं या 10 इसी चैप्टर से आने हैं, इसी टॉपिक से आने हैं, ऐसा जी। कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो पोर्शंस फेवरेट हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, वो आप जी। पहले करिए, उन पे फोकस ज़्यादा करिए। एग्जैक्टली। जैसे कि मेरे केस में मुझे मॉडर्न बहुत पसंद है, मैंने मॉडर्न पे फोकस किया, जी फिर मैं मिडीवल पे गई, लास्ट एंशिएंट मैंने उठाया था बिकॉज मुझे पता था एंशिएंट में दिक्कत आती है। जी और उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और हिस्टोरियोग्राफी, ये कुछ थोड़े से कंसाइज हैं, सिलेबस इनका और थोड़ा छोटे हैं, तो आपको इनको पहले पकड़ना चाहिए, क्योंकि इनसे तो आना ही आना है, आना है। आना ही जी आना है। इस बार हिस्टोरियोग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आए थे, एग्जैक्टली। सिनेमाटोग्राफी से एक भी नहीं आया, हाँ करके मैं सब गई थी, लेकिन वहाँ पे नहीं आया। तो आप इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करिए कि जो आपके सब्जेक्ट्स, आई मीन जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्गर हैं, जी उन पे आप पहले फोकस करिए, उनके PYQs लगाइए, और कंटेंट से थॉरो होना बहुत ज़रूरी है बहुत हिस्ट्री में, जरूरी। ओके, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आपने कहा कि सर सिनेमेटोग्राफी से क्वेश्चंस नहीं थे, जी, लेकिन इससे पहले अगर मैं देखूं तो 3 एग्जाम में कंटिन्यूअसली बिल्कुल आए, जो है आए हैं। बिल्कुल। तो क्या अभी जो बच्चे जून में अटेम्प्ट देने वाले हैं, जी, क्या उनको सिनेमेटोग्राफी करके जानी चाहिए? मेरी मान के चलें तो अपने सारे एरियाज तैयार रखो ना यार, हाँ क्योंकि कुछ भी आ सकता सही है। बात है। तो आप एनटीए पे भरोसा तो कर नहीं सकते। मुझे जी तो लगा था सिनेमाटोग्राफी इस बार आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन जिस तरीके जी से आ रहे थे, जी और आपके साथ हमने प्रैक्टिस भी किए थे, खूब सारे जी PYQs जी लगाए थे, और वो भी बड़े मतलब टेढ़े मेढ़े से आते हैं, ऐसे सीधे सीधे नहीं आते हैं कि कुछ जी भी पूछते हैं उसमें भी वो। हाँ तो फिर मेरी मानिए तो, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी उतना लेंदी नहीं है, हाँ और ऑफ कोर्स आप हैं ही, तो आपका मटेरियल है, क्लासेस हैं, जी तो वो चीज़ें और इजी हो जाएंगी, क्योंकि एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है सर। मैं तो ये एग्जैक्टली। कहूँगी इस तरीके के लेंदी सब्जेक्ट्स में आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, जी जो आपको बता सके। आप बहुत सारा चीज़ खुद भी इंसान कर जाता है, जी लेकिन होता है क्या है कि गाइड, एक अच्छा साथी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक जैसे स्वप्निल से मैं बात कर रहा हूँ, तो इस ड्यूरेशन में एक चीज़ मुझे समझ में आता है, एक अच्छे गाइड, एक अच्छे फ्रेंड सर्कल, एक अच्छी फैमिली अगर आपके साथ है, बिल्कुल। तो आप बहुत सारी चीज़ पे ओवरकम कर जाता है, आराम से ईजिली सब चीज़ें निकल जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि जेआरएफ में अक्सर नेट की तैयारी करने के ड्यूरेशन में जी मैं देखता हूँ कि बच्चे सोचते हैं कि मेरा इंटरेस्ट का पॉइंट्स जो है मीडिएबल है, मॉडर्न है, क्या एंशिएंट छोड़ दिया जाए? क्या इस ऐसा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 2 पोर्शन में हम 6 यूनिट देख लिए, जी। थोड़ा सिनेमा कर लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्रियोग्राफी कर लेते हैं, एंशिएंट छोड़ के जाए तो क्या होगा? यही गलती मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी की थी। मैंने एग्जैक्टली। एंशिएंट छोड़ दिया था, और जी मैंने फोकस किया था मिडीवल मॉडर्न पे,
हिस्टोरियोग्राफी पे, और सिनेमाटोग्राफी का तो मुझे उतना आइडिया था नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल ही नया था, मेरे लिए ट्रायल अटेम्प्ट था, तो वो भी नहीं हुआ था। और इसीलिए कुछ क्वेश्चंस हुआ तो पेपर ठीक था, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस से रह गई थी, लगभग 10-12 मार्क्स से मेरा छूट गया था नेट। तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि छोड़ना ऑप्शन नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि टाइम का जो लिमिट है हमारे पास वो बहुत कम है, तो आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करिए। अब इस कोशिश में मत रहिए कि आप सब कुछ कर लें, बिल्कुल मतलब A to Z सब कुछ, लेकिन जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी इसमें मास्टरी हो गई है। आपका रिवीजन उतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करिए PYQ से, और अगर कुछ पोर्शन छूट भी रहा है तो दैट इज़ ओके बिकॉज यू हैव अ लॉट टू कवर अप। और आपने अगर मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री में 80% भी प्रिपरेशन कर ली है या 70 to 80 भी कर लिया, तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि पेपर 1 है आपको बचाने के लिए। अगर आप कर रहे हैं UGC नेट की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, अगर करना चाहते हैं इनकी तरह JRF क्लियर, तो आज ही इनरोल करें हमारे किसी भी मेगा पैक में। इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। मतलब ये कह सकता हूँ कि कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है। अल्टीमेटली आप जो है टाइम रहते हुए कोशिश करें कि क्लास ज्वाइन करें या आप पढ़ना शुरू करें। जी बिल्कुल। ठीक है। एक चीज़ जो और भी आता है निकल के सामने कि एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशंस में बहुत सारे चीज़ें होता है क्या कि सिलेबस कर रहे हैं, अचानक से लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। अब बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, कैंडिडेट्स जो है एस्पायरेंट्स हड़बड़ा जाते हैं। 20 दिन बचता है, उस समय ये लगने लगता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो आपके साथ ऐसा हुआ सिचुएशंस? जी बिल्कुल हुआ, बट सर मेरा ये था कि मैंने 1 महीने पहले ही कुछ भी नया पढ़ना बंद कर दिया था। मैंने 1 महीने में सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किया कि जितना मैंने पढ़ा है मैं उसी को रिवाइज करूं, उसी को प्रैक्टिस करूं। तो मैंने मल्टीपल रिवीजन्स लगाए हैं, सारे एरियाज के, चाहे मॉडर्न हो, मिडीवल हो, एंशियंट हो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, उसी से रिलेटेड PYQs किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, बट PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर में बहुत फ़र्क होता है। एग्जैक्टली। तो मैंने उस चीज़ पे फोकस किया, और हाँ ये डर था, मुझे भी था कि शायद इस बार भी नहीं हो, लेकिन मेहनत की थी तो हो गया। जी। मुझे वो भी याद है कि आप जब कह रही थी कि सर ये छूट रहा है, इसे कवर करूं या ना करूं, तो मैंने आपको एक हिदायत दिया था कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना किए हो उसको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे कि जब प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं, कितना क्वेश्चन होता है कि सर कितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लें जिसे हमारे को ये समझ में आ जाए कि पेपर का लेवल क्या होगा, और कितना करके जाना भी चाहिए, ये क्वेश्चन है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो आप बेसिकली अगर पिछले 4 साल के भी उठा ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि नेट जो है वो साल में 2 बार होता है। हाँ। और कई बार शिफ्ट्स में भी हो जाता है एक सब्जेक्ट का, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ये ओपिनियन एक रखती हूँ कि खाली PYQs करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि आपने 20 साल के PYQ की एक बुक ले आए और आपने वो सॉल्व कर ली और आप नेट निकाल लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि क्या क्वेश्चंस आए हैं क्या नहीं आए, और ये रेस है जिसमें से उन्हें बेस्ट निकालने हैं। तो मैं हमेशा एम्फेसिस देती हूँ अपनी प्रिपरेशन में कि कंटेंट मेरा थरो हो, कंटेंट अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया हो। तो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप वो पढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स आपके जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टडी मटेरियल है वो भी बहुत काम आता है। तो मैंने उन चीज़ों पे, मतलब मैंने तो पर्टिकुलरली PYQ से ज़्यादा कंटेंट प्रिपरेशन पे ही फोकस किया था। जी। अक्सर स्टूडेंट्स में होता है क्या है कि प्रीवियस के क्वेश्चंस उठा के लाते हैं, और बहुत बार मैं ऐसा भी देखता हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेनेशंस भी गलत मुझे दिखते हैं। ठीक है। और बच्चे उसी चीज़ को करके सोचते हैं कि अरे मैंने तो 5 साल दिया, 10 साल के जो है क्वेश्चंस कर लिए, 10 साल का अगर कर रहा है तो 20 पेपर कर रहा है, 5 साल का कर रहा है तो 10 पेपर कर रहा है। तो ये एक्चुअली में प्रीवियस जो है वो आप प्रैक्टिस के लिए है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस तरह से हमारे को पढ़ना है। जी, वो एक लेवल बता पाता है। कितनी डेप्थ में जाना चाहिए। एक चीज़ और बताइए कि प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। जी। XYZ कुछ भी। जी। प्रैक्टिस सेट कितना हेल्पफुल होता है? आपने कोई प्रैक्टिस सेट किया था? सर मेरे पास तो ट्रूमैन की थी सीरीज, जिसमें मतलब आई वुड से 3000 to 4000 क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट में। बट सर मैं आपसे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि प्रीवियस ईयर्स में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कोई लेवल ही नहीं होता। एग्जैक्टली। वो आपको ना बहुत बेसिक फैक्ट्स का एक रिवीजन देते हैं। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने एक चैप्टर कर लिया और आप एग्जाम के क्लोज हैं और आपको रिवीजन करना है, आप एक एक पन्ना तो नहीं पलट सकते हो। उस केस में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके बेसिक फैक्ट्स क्लियर हो जाए। बट प्रीवियस ईयर्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे, देखने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये भी है कि PYQs देख के अगर आप ये सोचे कि हाँ यार यहाँ से आगे तो ये पोर्शन कर लेती हूँ बाकी छोड़ देती हूँ, वो भी नहीं हो पाएगा। तो कंटेंट से थरो होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और जो जी। मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि मैम आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका रह गया था और जी। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने फाड़ दिया, जी। JRF निकाल दिया। जी। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे यूट्यूब पे हैं, हमारे पेड क्लास में है या हिंदुस्तान के किसी भी कोना से देख रहे होंगे। मैं नॉर्मली पूछना चाहता हूँ, हालांकि बिल्कुल नहीं पूछने का मन था, लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं तो वो मैं ही कमेंट करके पूछ लेता जी। हूँ, जी। कितना परसेंटेज रहा है फर्स्ट में। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 132, 158 इस तरह के मार्क्स लाकर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ और वो होपलेस हो गए। जी। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ तो ऑन एन एवरेज 45%, 48 या 50% के आसपास में रहा होगा। जी। ठीक है, वैसे परसेंटेज में कितना रहा होगा? सर मेरा उस पिछले से पिछले अटेम्प्ट में मेरा जो है 74 क्वेश्चन सही हुए थे अच्छा, ओके। टोटल 150 में से। अब मैं अगर कहूँ तो 74 मतलब आप ऑन एन एवरेज कह सकते हो कि 50% के करीब है। 50। हाँ, 50%। ऐसे आप लोग भी 50% के करीब में हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपकमिंग जो जून है, जून फॉर JRF, तो आप कहते हैं ना कि होप जो होता है ना चीज़ यहाँ पे कि होगा आपसे और आप ही कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आप कहते हैं ना कि मेरे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। तो ये चीज़ें हैं। और भी कुछ बात करते हैं, जैसे थोड़ा-सा और भी क्वेरीज़ रहता है कि मैम एग्ज़ाम सेंटर्स पे जब जाते हैं, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को। जी। उसके बारे में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जी सर, मेरी तो NTA से ख़ास तौर पे कंप्लेंट है और मैं इनफैक्ट उनको ये मेल भी लिखूँगी और अप्रोच भी करूँगी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में स्टूडेंट्स को जो टैकल करने का तरीका है, वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी इंसान ही हैं, वो कोई मतलब भेड़-बकरी नहीं है, जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत मुश्किल से कितने-कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स भले ही पास में रहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, सब नहीं रहते, कुछ को 3-3 घंटे भी लग जाते हैं आने में। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है सर कि वो बार-बार सेंटर आए जाएँ, सामान रखें, ये करें, वो करें, वो करें। और ऐसा भी हुआ है कि एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो तो अगर आप कर रहे हैं UGC नेट की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, अगर करना चाहते हैं इनकी तरह JRF क्लियर, तो आज ही इनरोल करें हमारे किसी भी मेगा पैक में। इनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। तो हम पढ़ के ही जाते हैं, हर बच्चा पढ़ के जाता है, लेकिन उसके अलावा हर सेंटर अपने नए रूल्स चलाता है, जिसके बारे में बच्चे को पता नहीं होता। अब आपके जैसे मेरे साथ ये हुआ कि एडमिट कार्ड में क्लियरली लिखा था कि आप ट्रांसपेरेंट पाउच अपने साथ कैरी कर सकते हैं, अपने उसमें ज़रूरी सामान भी उन्होंने बता दिए थे क्या-क्या अलाउड है, जैसे पेन्स हो गए, आपकी फ़ोटोग्राफ हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। मैं बस वही लेकर गई थी। वहाँ मुझसे गेट पे उन्होंने पाउच भी ले लिया। अब मैं अगर बाल बाँध कर गई हूँ, हेयर टाई से टाई भी निकलवा दी। वो सब चीज़ें सर परेशान करती हैं क्योंकि ऑलरेडी बैग्स वगैरह अलाउड नहीं है, बच्चे के पास सामान है और आईडी जैसे प्रूफ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। भीड़ इतनी होती है, इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई चीज़ गुम जाए, परेशान हो जाए बच्चा क्योंकि फिर एंट्री नहीं होगी। तो उस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए ना कि अगर एडमिट कार्ड में ये दिया हुआ है तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? और आप उनसे अगर कुछ कहते भी तो वो कहते हैं कि एनटीए ने ऐसा बोला हुआ है। तो अब ये ये चीज़ बड़ी डिबेटेबल है कि एनटीए इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है या हर इंस्टीट्यूट अपनी-अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चला रहा है। तो और ऐसा भी कई बार होता है सर कि कुछ लोगों को मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, तो उस केस में भी उनको परमिशन दे देनी चाहिए। भले ही बिल्कुल। आप एडमिट कार्ड में मेंशन करिए कि इफ जी। समबडी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम प्लीज़ कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन। तो बच्चा पहले से अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएगा ना, वो वहाँ ऑन द स्पॉट तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो सर ये चीज़ें मुझे मतलब दोनों अटेम्प्ट्स में मुझे ये दिक्कत हुई। इनफैक्ट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को लेकर भी इशू है, ट्रांसपेरेंट पेन भी है, तब भी उनको लगता है कि उसमें कुछ होगा तो वो भी अलाउ नहीं होता, सब कुछ जमा हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है बिल्कुल। और हकीकत में कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत दूर से ट्रेवल करके आते हैं, उनके अपने मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो इन सब का थोड़ा सा ध्यान रखें। एनटीए इतनी अच्छी संस्था है, जी। कुछ चीज़ें और
कर लिया जाए तो शायद बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगा। तो यही हिदायत है। और भी बात करते हैं, और भी चीज़ें जानते हैं। अक्सर जो एस्पायरेंट होते हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, उनको ये लगा रहता है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कहाँ से पढ़ें। ये 3 सवाल उनके मन में हमेशा रहता है। तो स्वप्निल, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ पढ़ना चाहिए? सर मेरा तो यही मानना है कि आप एक बार अपना जो सिलेबस है, क्योंकि अभी एनटीए ने फिर से कुछ चेंजेस लाए हैं, सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस से अच्छे से गो थ्रू हुई है। दूसरी चीज़, आप अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए कि क्योंकि आपके पास 6 मंथ्स में ये एग्ज़ाम होता है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से कौन से पोर्शंस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट, उस पे जाइए। थर्ड चीज़ आती है आपके रिसोर्सेज कि आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें उठानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अच्छे सोर्सेज के लिए आई वुड रिकमेंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ गुड कोचिंग अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है। जैसे मुझसे पहले अटेम्प्ट में मैंने कोशिश की थी, बट कुछ चीज़ों में आई लैग्ड बेहिंड, तो मैं वो समझ गई कि उसके लिए मुझे एक अच्छी कोचिंग की ही ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर अड्डा 24/7, बिकॉज मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, डेमो क्लासेस देखी थी आपकी, एंड इनफैक्ट और भी पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी। तो मुझे बहुत मज़ा भी आया, इंटरेस्ट भी आया, और प्लस मैंने देखा कि बहुत टीचर्स एफर्ट्स डालकर पढ़ाते हैं, कंटेंट भी अच्छा है, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 6 मंथ्स में सारी किताबों का कंटेंट जोड़ लें। तो कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं आपको एक अच्छे मेंटर, एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑफकोर्स आपके अंडर तो रहकर हो ही गया एग्ज़ाम में, और क्या बोलूँ, मतलब आपसे आप बात थैंक करी यू, तो अंडरस्टूड है कि जावेद सर इज़ द बेस्ट, कुछ थैंक भी यू, हो। थैंक यू। और पूरी अड्डा फैमिली, जी सर। मेरी फैमिली, हम सबकी फैमिली आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामना थैंक देते यू हैं। सर। थैंक और खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, जहाँ यू, जाए थैंक यू वहाँ सो झंडा मच। गाड़ते रहें। यही बिल्कुल हमारी सर। शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। इसी के साथ आज की सेशंस में विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।